चलो जी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कंडक्टर्स एंड शेल थियरी. शेल थियरी इज बेसिकली रिलेटेड टू द कंडक्टर्स. तो पहले कंडक्टर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे. ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ प्रॉपर्टीज, तो कुछ एक आध प्रॉपर्टी नई भी है, कुछ पुरानी है. उनको एक बार रिकैप लेंगे, कुछ रिवाइज करेंगे, एक बार उनको एक पॉइंट पे जॉट डाउन कर लेंगे, एंड देन यूजिंग दोज प्रॉपर्टीज we will do this important topic, shell theory. shell theory पे सवाल जो है वो काफी हाई चांसेस होता है shell theory पे सवाल है, राइट, कंडक्टर्स में, क्योंकि shell theory जो है it is combination of many topics, many concepts जो हमने इस चैप्टर में पहले किए हैं. पोटेंशियल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड shell theory है. shell क्या होता है? hollow sphere. हाँ क्या ना? Yes. So shell theory में basically we will placing concentric shells. We'll be placing concentric shells, right? Concentric मतलब having same center, common center. तो इन concentric shells के कारण चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या होता है, दो शेल्स के बीच में बिल्कुल सेंटर पे जो एरिया है कैविटी में, वहां पे सबसे बाहर, इन सब पॉइंट्स पे पोटेंशियल के क्वेश्चंस तो इनफैक्ट तुम लोग पहले कर भी चुके हो. हाँ क्या ना? कंसेंट्रिक शेल्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेंगे, थिन शेल्स करेंगे, थिक शेल्स करेंगे. थिन शेल्स मतलब जिनकी थिकनेस नेग्लिजिबल मानेंगे, थिक शेल्स जिसमें इनर और आउटर रेडियस डिफरेंट होगा. यस और नो? तो ये सब चीजें हम इस टॉपिक में करने वाले हैं. तो क्विकली उससे पहले एक रिकैप करेंगे कंडक्टर्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में. कंडक्टर्स हमें पता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज व्हिच वर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड. डू यू रिमेंबर? नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. रीजन बीइंग, एक जना ऐसे. हाँ भाई, अगर टेंजेंशियल होगी तो चार्ज मूव करता है, राइट. अगर टेंजेंशियल होती है तो दैट कॉजेस मोमेंट ऑफ चार्जेस. राइट राहुलिंदर? राइट राहुलिंदर, रिवाइज किया हुआ है? अगली प्रॉपर्टी तुझसे पूछ लूं? कल से यू शुड बी इन दिस स्टेट के तेरे से मैं कोई भी चीज पूछ सकता हूँ. समझ रहे? कल से या परसों से? कल से. वेरी गुड कन्हैया. तेरे से तो इतने दिन हो गए यार, क्वेश्चन नहीं पूछे ना. तेरी रिपोर्ट आई कल तो क्लासेस दी, फिर भेजा नहीं, भूल गया तो मैसेज चलने बंद हो गए तब तक है. रिपोर्ट भेजना क्या है? अनिवार्य है. अनिवार्य यानी जरूरी है. ठीक है, वो तो इंफॉर्मेशन आई भी होगी तुम लोग. चलो, तो कन्हैया रीजन पूछूं आज? फिर कल पूछूंगा तेरे से भी और राहुल से भी. पहले ही बता दिया किससे पूछूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बच गए. ठीक है? क्यों भाई सर आओ? है भाई शुभांग एंड जिम बॉयज. तुम लोग का नाम तो जिम बॉयज ही रखेंगे. तीसरा जिम बॉय ही इज द शादी बॉय. चलो, तो एक पॉइंट डिस्कस करते जाते हैं, साथ में लिखते जाते हैं. तो पहला पॉइंट था प्रॉपर्टी. पहले तो यहाँ पे लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स. पहली प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is always perpendicular to the surface of the conductor.
हम यहाँ पे रीजन दोबारा लिखेंगे नहीं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन द रीजन. यस और नो? वी हैव ऑलरेडी रिटन द रीजन. ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी है सरफेस पे हाँ सारा चार्ज से वो बोल रहे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड. हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज हाँ कंडक्टर भी साथ में लेना है ना. तुम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोच रहे हो, कंडक्टर बुरा मान जाएगा. कंडक्टर के साथ में लेके चलना है. तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी दूसरी है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती. हाँ के ना? मान लो ये कंडक्टर है, मान लो ये शेल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा? जीरो होगा. अगर शेल, ये तो थिकनेस हमने नेग्लिजिबल मानी थी. अगर थिकनेस थोड़ी सी मोटी ऐसे मान लेते हैं, तो उस केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर रखते हैं तो उस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या है? जीरो है. और यहाँ पे भी क्या है? तो कहने का भाव ये हो, अगर कोई सॉलिड कंडक्टर है तो भी अंदर इलेक्ट्रिक जीरो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड inside the material of the conductor is always zero. Yes or no? Yes sir. Irrespective of कि वो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है. लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कंडक्टर में हमने यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया, ये कंडक्टर है ठीक है, सेंटर में हमने कैविटी पता है? कैविटी में हमने हॉलो स्पेस है ना, तो कैविटी में हमने चार्ज रख दिया, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? क्योंकि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. कैविटी के अंदर होना जरूरी नहीं है. अगर कैविटी के अंदर चार्ज पड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर नहीं होगा तो अरे हाँ के ना. सिंपल. इसका रीजन क्या है वृष्टि? यहाँ इसको कैसे सिंपली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे क्या बना दूं? गॉसियन सरफेस बनाएंगे. यहाँ पे चार्ज इनक्लोज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. अगर ये चार्ज ना होता तो चार्ज कितना होता है इनक्लोज्ड? जीरो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाता है? अरे यस और नो? इसी पॉइंट को लिख लेते हैं. दूसरा पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the material of the conductor is always zero, irrespective of the presence of external electric field. Right? Yes, sir. And तीसरा पॉइंट है, इन सेकंड और थर्ड पॉइंट की फोटो हम इकट्ठी बनाएंगे. तीसरा है द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the cavity of the conductor may or may not be zero. इसके दो पॉइंट्स. if some charge is present inside the cavity, then electric field in cavity is non-zero. और अगर if no charge is present inside the cavity,
then electric field in cavity is 0. ठीक है, तो इसकी फोटो हम बना लेते हैं। ये है, ये मैंने येलो शेड इसलिए किया है, शो दैट दिस इज सॉलिड मेटल। तो इसमें सेंटर में चार्ज हम रखेंगे, लेट्स से सेंटर में चार्ज पड़ा है, और बाहर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, दोनों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 हमेशा। यहाँ इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस यही कहानी है। सबरीत तुम हमेशा पीछे क्यों बैठती हो, आगे आया करो। क्यों लग गया सर? किसको? अच्छा, सपोर्ट हिंदी में तो मेरे को भी नहीं पता क्या है। सहारा, वाह सहारा। पोटेंशियल जो वो अगर अंदर 0 है कितना होता है, किसके बराबर होता है? होगा 1/r कहाँ पे होता है उसके, कितना पोटेंशियल सर्विस क्या हुआ है। अगर ओके हो गया सेट। क्या हो जाता है बीच में, नेटवर्क इशू आ जाता है, बताओ। यहाँ पे भी नेटवर्क इशू है, यहाँ पे ज्यादा है ना। तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या पूरी सरफेस पे, देखो सरफेस और अंदर पोटेंशियल क्या है, सेम है। क्या सरफेस पे भी हर पॉइंट पे सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। क्यों सेम होगा? चार्ज सेम है इसीलिए सेम होगा।
लेकिन अगर वो स्क्वायर ना कुछ क्यूब है मान लो तो अगर मान लो दिस इज सम सरफेस, ये कुछ सरफेस है यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट है, VA और VB अगर डिफरेंट हुआ तो व्हाट विल हैपन? चार्जेस विल स्टार्ट बिकॉज ऑफ दी। तो क्या बड़े बड़े कंडक्टर पे चार्ज अपने मुकर जाते हैं? अपने आप करते तो नहीं। So that means every point has same potential and every point inside the bulk also has the same potential. तो अगला पॉइंट लिए लिख लो, पॉइंट नंबर 4। the कोई भी irrespective of the shape of the conductor, अरे लेकिन पोटेंशियल जो है वो उस हिसाब से सेम होगा बिकॉज चार्ज अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। द पोटेंशियल at the potential on the every point of the surface of the conductor, the potential on every point on the surface of the conductor as well as inside the conductor is same. Yes or no? रीजन लिखने की जरूरत है हमें? याद रहेगा या लिखवा दूं? चलो लिख ही लो। is same because if not same then the charges will start moving due to the potential difference. ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है एक ना, डू यू रिमेम्बर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी शीट के लिए? कितनी थी? करेक्ट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो शीट यानी कि जीरो थिकनेस, नेग्लिजिबल थिकनेस मानते हैं उसके। तो शीट की नेग्लिजिबल थिकनेस है, उसके कारण हमने गॉसियन सरफेस बना के, वो गॉसियन सरफेस ऐसे बनाई थी हमने कि भाई सिलेंडर बना लो, क्यूबॉइड बना लो, कुछ भी बना लो, है ना। ये 4 शीट है, तो इस पे इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, कुछ फ्लक्स थी, इस तरफ भी कुछ फ्लक्स थी, दोनों के कारण टोटल निकाल के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम निकाल लेंगे ड्यू टू सम कंडक्टर, कंडक्टर यानी कि थिक। ठीक है, जब कंडक्टर लिखा है तो हमें क्या लेनी है? एक थिक सरफेस लेनी है, मतलब थिक कंडक्टर लेना है जिसकी कुछ थिकनेस होगी। तो उस केस में जब हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो गॉसियन सरफेस का दूसरा एंड, अगर मान लो ये कंडक्टर है तो गॉसियन सरफेस जो बनाएंगे तो उसका दूसरा एंड कंडक्टर के किस अंदर आ गया? अंदर आने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो फ्लक्स इज, अरे अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। तो फ्लक्स सिर्फ एक सरफेस से है, तो उस एक सरफेस को यूज करके हम वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ओके, तो अगला बना लो। सर रिपीट करना, रिपीट कर रहा हूँ, लिखवा ही रहा हूँ सारा कुछ दोबारा। लिखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of the charged conductor
is given by electric field, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी आ जाएगा, हम डिराइव कर लेते हैं। कंडक्टर है ना, शीट के कारण होता है 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी कर रहे हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस में पता होना चाहिए। मान लो लेट्स से दिस इज द कंडक्टर, कोई भी रैंडम शेप ले लो, कुछ भी, अपने को, हम तो जनरल निकाल रहे हैं, ठीक है, तो अपने को शेप की टेंशन नहीं है। इधर हम बनाएंगे एक गॉसियन सरफेस। ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है ना, दिस इज एप्लीकेबल ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर या फिर जस्ट क्लोज टू द, वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये गॉसियन सरफेस मैंने बनाई तो वैसे बड़ी है, ये गॉसियन सरफेस बिल्कुल पास होगी इसके, आई मीन मतलब यहाँ होगी ऐसे, ठीक है, तो दिखेगी नहीं, इसलिए मैंने थोड़ी बड़ी बनाई थी। तुम लोग चाहे उसको बड़ी बना लो, मर्जी है आपकी, बट मुद्दा समझ गए कहाँ है, कहाँ है, नियर टू दी सरफेस ऑफ दी कंडक्टर। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो फ्लक्स इज 0। तो बाहर हम देखेंगे, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, अरे आगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ और एरिया वेक्टर भी इस तरफ। तो अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ से हमारे पास क्या आता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds is Q enclosed upon epsilon। Therefore E into A is equal to Q enclosed हो जाएगा सिग्मा into A divided by epsilon नॉट। तो यहाँ से E आ जाएगा मेरे पास सिग्मा बाय, ठीक है। तो वो 2 इसलिए उड़ गया क्योंकि एक साइड का फ्लक्स है, उसमें 2 साइड का फ्लक्स आता था, तो 2EA आ जाता था, तो वो 2 फिर नीचे आ जाता था यहाँ पे, ठीक है जी। चिपका लिया, हाँ जी कन्हैया जी, आप आगे ही बैठा करो। उसके 2 फायदे, एक तो तेरी नजर में ये रहेगा और मेरी नजर में अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कभी ये सुना है तुम लोगों ने, जब बिजली कड़क रही है, आंधी तूफान है और आप गाड़ी में हो, गाड़ी में रहना चाहिए, हाँ के ना, इट इज एडवाइज टू स्टे इन द कार, लेकिन कुछ लोग बाहर निकलेंगे पेड़ के नीचे और पेड़ पे बिजली गिरेगी और फिर आके तो तुम लोगों को पता ही है कुछ बच भी जाते हैं मतलब, वो तो फिर वही है ना किसी। तो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू स्टे इनसाइड द कार? इट इज अ, यस सिमरदीप, हाँ पकड़ लिया इसने पॉइंट, because car is a closed conductor and electric field inside a conductor is 0। तो आप लोग चार्ज तो नहीं हो? नहीं सर। तो हमने उस क्लोज कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रखा, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर नहीं घुसेगा, हाँ क्या ना? तो जब बिजली लचकी तो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ वो कार के अंदर नहीं आएगा, तो देयर आर हाई चांसेस यू आर सेव्ड। हाई चांसेस इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि अगर माड़ी किस्मत है फिर तो अगर सीधा ही मतलब हाँ शीशा खुला तो शीशा खुला है या फिर बिजली सीधा ही गाड़ी पे गिर गई है तो वो निपटाएंगे ऐसे कैसे मतलब है क्या टायर पे चलेंगे टायर चिमनी ना जाते ना उनकी शादी हुई चार होते हैं। अच्छा एक मियां बीवी दो बच्चे और स्टिफनी वो घर वाली है बाहर वाली चलो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में ये तो रिकॉर्ड हो गया रोहन अब तो तू गया खत्म गया टाटा बाय बाय ठीक है चलो बैक टू द टॉपिक तो कुछ ना जैसे सीपीयू पता है आपको कंप्यूटर का तो उसमें भी कुछ पार्ट्स आर सेंसिटिव व्हिच आर प्रोन टू इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस तो वहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो खराब हो सकते हैं उनको बचाने के लिए व्हाट दे डू इज नहीं वो पार्ट्स को क्या करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए उसको किसी कंडक्टिंग केज में डाल के फिर फिट करते हैं उधर ठीक है ताकि महंगे पार्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो कुछ लीकेज हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज की तो महंगे पार्ट्स उस लीकेज की वजह से खराब ना हो हाँ कहना मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी कुछ खराब होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से भी इसी तरह बचाया जाता है वो जब हम मैग्नेटिज्म करेंगे तब देख लेंगे ठीक है जी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है अच्छा पता नहीं ज्ञान बांटते रहते हैं तो इसमें लिख लो the sensitive instruments can be shielded from external electrical influence by placing them inside the closed conductor. Because electric field inside the conductor is 0. जैसे वही बना सकते हो तुम लोग जो हमने पहले को बनाई थी मान लो दिस सम क्लोज्ड कंडक्टर उसके अंदर अगर हम किसी पार्ट कोई आईसी है आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड चिप कोई चिप होती है ना चिप्स माइक्रो लगी होती है कोई आईसी है जिसको हमें इलेक्ट्रिकल शील्डिंग देनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग देनी है तो उसको इस क्लोज कंडक्टर के अंदर रख दिया तो बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उससे कोई इफेक्ट इसको नहीं पड़ेगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ये शील्ड हो गई राइट सेम ही दूसरी एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो ये गाड़ी के अंदर रहने वाली राइट उसको अपनी वर्डिंग में लिख लो
also it is recommended spelling ठीक है recommended Yes. to stay क्या नहीं तो कुछ नहीं है ये तो क्या फर्क पड़ता है समूह में आया ये तो ज्यादा है it is recommended to stay inside the car during lightning because of electrostatic shielding. ठीक है जी, कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ नई कुछ पुरानी, रिवाइज हो गई एक तरह, एक जगह पे नोट भी हो गई। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं अगला शेल थ्योरी में, जिसके लिए हमने ये प्रॉपर्टीज रिवाइज भी की। लेट्स मूव टू दैट। शेल थ्योरी में बेसिकली वी विल बी डीलिंग विद द कंसेंट्रिक शेल्स, और कंसेंट्रिक शेल्स में डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है। शेल्स कैन बी गिवन एज थिन शेल्स या फिर थिक शेल्स, और साथ में इसके जोड़ देते हैं अर्थिंग। व्हाट इज अर्थिंग? एक जाना हाँ पुष्पिंदर, ऐसे थोड़ी होता है यार, हाँ मोटा मोटा बता इंग्लिश हो सकते हैं, मैं बताता हाँ चल सर हूँ। बता। जैसे कोई भी चीज है उसको उससे चार्ज लेके आपको डाल देना। कोई भी एक चीज है उसको उससे चार्ज उठाया और अर्थ में गड्ढा खोद के डाल दें, बरी करना, बरी तो क्या है, हाँ वायरिंग के थ्रू होता है। बस यार सिंपल सी बात है, किसी बॉडी को धरती के साथ कनेक्ट करना इज अर्थिंग। अब अर्थिंग से होता क्या है, व्हाट हैपेंस? यस आद्या यार, ओके, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं अर्थ से, पक्की गल है? अर्थ में नहीं हो सकते, दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अगर धरती पे ना, अगर बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है हाँ सुनो, अगर धरती पे पॉजिटिव चार्ज है तो धरती से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर धरती पे बोला मैंने, सॉरी, अगर बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है धरती से एक शांति अगर बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो धरती से इलेक्ट्रॉन बॉडी पे जाएंगे, अगर बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन धरती में जाएंगे। हाँ कि ना? कितने के जाएंगे? न्यूट्रल करने के लिए, जब तक हाँ। एक बात बताइए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कब तक होता है? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। और धरती का पोटेंशियल कितना होता है? धरती का हम पोटेंशियल लेते हैं जीरो लेना है, कितना लेना है? जीरो लेना है। इट इज नेग्लिजिबल। धरती का हम पोटेंशियल लेते हैं नेग्लिजिबल, यानी कि जीरो। ठीक है जी। तो जब तक बॉडी का पोटेंशियल जीरो ना हो जाए तब तक चार्ज ट्रांसफर। तो मतलब किसी भी बॉडी का अगर हम कनेक्शन धरती पर करते हैं, मतलब उस बॉडी को अर्थ करते हैं, तो हमें उस बॉडी का पोटेंशियल क्या कर देना है? जीरो कर देना है। क्या कर देना है? जीरो कर देना है। पहले लिखेंगे बाद में लिखना। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे ये चीज अर्थिंग
बहुत यूज होगी आपके आगे क्वेश्चंस में। तो फिलहाल इसमें पहले अर्थिंग ही लिख लो। नहीं आप पहले उतार के सिटी ना दिए, अर्थिंग लिख लो। अर्थिंग में क्या है? हाँ, अर्थिंग के केस में क्या होता है? द चार्ज इज ईदर, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही है बेसिकली, ठीक है? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड, ओ यार कुछ भी लिख लो, ट्रांसफर्ड। We don't have power to erase. I have the power today. The electrons get transferred either from body to the earth or vice versa. लेकिन मुद्दा क्या है? Potential difference zero. हाँ, until the potential differences becomes zero, and potential of earth is zero. तो therefore जब हम अर्थ करते हैं किसी सरफेस को, तो उस सरफेस का पोटेंशियल हमें क्या कर देना है? जीरो, ठीक है? therefore whenever any surface of the conductor is either of the conductor is earth, then the potential of that surface becomes eventually becomes zero. Okay, clear है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉडी पे चार्ज भी जीरो हो जाए, चार्ज जरूरी नहीं है जीरो हो जाए, लेकिन क्या जीरो हो जाएगा? पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। क्या जीरो हो जाएगा? पोटेंशियल। चार्ज जीरो होना जरूरी नहीं है। डू यू रिमेम्बर इंडक्शन के केस में? चार्ज, हाँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन के केस में अर्थिंग किया था। उसमें जिस साइड को अर्थ किया था वो चार्ज फ्लो कर गया, लेकिन दूसरी साइड पे चार्ज अटका रह गया था। क्यों? बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक चार्ज पड़ा था, यहाँ पे हमने, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसको अर्थ कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज इसमें घुस गया, लेकिन ये तो रह गया। ये क्यों रह गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इंडक्शन की वजह से वो वहां पे रह गया। लेकिन अगर उसके साथ में ये वाली बॉडी ना होती तो सारा का सारा चार्ज धरती में चला जाता, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इसके वो चार्ज रह गया उसको, अब फिर तो बाद में हटा देंगे तो सारी बॉडी पे आ जाता है। और रुक जा, एक बार क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इसके क्वेश्चंस अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के करेंगे, क्या कैसे आते हैं, कैसे करने हैं हमें। मान लो दीज आर 3 कंसेंट्रिक शेल्स, ठीक है? या हमने थिन शेल्स लिया है, ठीक है? तो 3 कंसेंट्रिक शेल्स हैं। इस पे मान लो चार्ज है Q, इस पे चार्ज है बाहर वाले पे लेट्स से 2Q,
इसका रेडियस है लेट्स से r, इसका रेडियस है लेट्स से 2r, और सबसे बड़ा रेडियस है लेट्स से 3r। और हमने अर्थ कर दिया सेंटर वाले को। अर्थिंग का सिंबल तो पता है सबको? Yes, sir. अर्थिंग का सिंबल राइट, ये अर्थिंग का सिंबल है, ये वाला। अरे यार ऊपर बना लो, यहाँ पे अर्थिंग का सिंबल होता है ये। दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन ये है, इफ द middle shell is earth, find the charge on this middle shell। जिस शेल को अर्थ किया है उसी का चार्ज फाइंड करना है आपको। यहाँ पे ये थिन शेल है, थिक शेल है, दिस इज थिन शेल, थिकनेस नहीं गिवन, दिस इज थिन शेल। तो इसको कैसे करना है ध्यान देंगे, ट्राई करोगे, करा दूं? चलो मैं करा देता हूं, अगला क्वेश्चन तुम लोग कर लेना। हमारे पास यहाँ पे 3 शेल्स हैं, कौन कौन से? शेल ए, शेल बी एंड शेल सी। आ गया ना? इसमें से एबीसी में से कौन सा अर्थ है? बी। तो बी पॉइंट पे, बी शेल पे क्या 0 होना चाहिए? Potential. अभी जीरो नहीं होगा, अभी बाद में आएगा। अभी फर्स्ट में नहीं ना यार, कोई बात नहीं, फर्स्ट में के बाद तो क्या 0 होगा? क्या 0 होगा? पोटेंशियल। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पोटेंशियल एट बी इज 0, दैट इज वीबी इज 0। और वीबी का एक्सप्रेशन क्या होगा? हाँ भाई, इसका चार्ज मान लेते हैं, जो फाइंड करना है उसको चार्ज मान लेते हैं छोटा क्यू। छोटा क्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें फाइंड करना है वो। तो वीबी, वीबी पे तीनों चार्जेस के कारण, तीनों शेल्स के कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। चलो वो देखते हैं। जो वीबी पे पोटेंशियल है क्यू के कारण, कैपिटल क्यू के कारण, दैट विल बी के क्यू बाय कौन सा? 2r। अरे क्यू का आउटर पॉइंट है इनर पॉइंट है? आउटर का तो एक्चुअल डिस्टेंस लेते हैं, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? 2r प्लस छोटे क्यू के कारण के क्यू बाय 2r, ये तो उसी के ऊपर वाला पॉइंट है, प्लस के 2q बाय के क्यू बाय 3r। हाँ के ना? 3r। ठीक है जी। तो यहाँ पे और वीबी की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये सब क्या हो जाएगा? 0, राइट। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हमारे पास आएगा k बाय r तो कटेगा, मतलब कॉमन निकल के उड़ जाएगा। हाँ कहना? तो यहाँ पे बचा q बाय 2 प्लस q बाय 2 प्लस 2q बाय 3, राइट, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास बचा q बाय 2 प्लस ये इनका एलसीएम आ जाएगा 6, दैट इज 3q प्लस 4q इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास आ गया
छोटा q इज इक्वल टू -7q/3। कोई दुख तकलीफ? No, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो ऐसे करने हैं सवाल हमें पोटेंशियल वाले। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। लास्ट पार्ट है 0। एक्सरसाइज 0 लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 14। बी पार्ट का आंसर क्या है? अच्छा, बी पार्ट गलत है, ए पार्ट सही है। उसकी वैल्यू तो माइनस क्यू, उसके में तो क्यों नॉट दिया वैल्यू, वो मैंने पुट कर दी। एक छोटा और एक बड़ा। अच्छा वो आ गया छोटा बड़ा करना आउट फिर सेकंड वाला है माइनस। हाँ, ये हो गया। यस सर। चलो लेट्स डू इट। Two concentric conducting spheres R and R इसका रेडियस हमें दिया हुआ छोटा r, इसका रेडियस दिया हुआ बड़ा r। हाँ के ना? इनर सरफेस, इनर स्फीयर जो है दैट कैरीज अ चार्ज q नॉट। बाहर का चार्ज हमें पता नहीं है, वो हम फाइंड कर लेंगे। q लेट कर लिया हमने। एंड अर्थ कौन सा किया है? बाहर वाला अर्थ किया है, तो दिस इज अर्थ सरफेस। ओके, नाउ पोटेंशियल कहाँ पे 0 होगा? बाहर वाले पे। ए पे या बी पे? तो पोटेंशियल एट बी इज 0, यानी कि k q नॉट बाय बड़ा R प्लस k q बाय बड़ा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास q कितना आ गया? माइनस q नॉट। दिस इज आंसर ए। ठीक है, ये पहले का आ गया। बी पार्ट में हमें फाइंड करना है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर सरफेस।
ए पे पोटेंशियल दोनों के कारण होगा, छोटे मतलब क्यू नॉट के कारण छोटा छोटा आर प्लस के क्यू बाय बड़ा करेक्ट, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे के क्यू नॉट बाय छोटा, माइनस के क्यू नॉट बाय बड़ा। ये दूसरे का आंसर है। यस क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। अगला 15th भी कर दो। हो गया? मैच कर लिया आंसर? ठीक। यस दोनों हो गए? यस हो गए? डन है सबके? यस सर। इसमें अर्थिंग किसकी की है? अंदर वाले तो पोटेंशियल अंदर वाले का, जीरो। तो ए का 0 है और बी का नॉन 0, हाँ के ना? यस सर। तो कर लेते हैं, क्यू लेट कर लिया हमने अंदर वाले पे, तो पोटेंशियल एट ए इज 0 और पोटेंशियल एट ए का एक्सप्रेशन बनेगा के क्यू बाय छोटा आर प्लस के क्यू बाय नॉट बाय बड़ा इज इक्वल टू 0। जीरो। ये है छोटा आर और ये है बड़ा आर। यहाँ से मेरे पास जो Q है वो आ गया माइनस क्यू नॉट इंटू आर बाय आर। दिस इज फर्स्ट का आंसर, आ गया ना? यस सर। और बी पार्ट का आंसर पोटेंशियल ऑफ द आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर का पोटेंशियल वी बी इज इक्वल टू के क्यू बाय बड़ा आर प्लस के क्यू नॉट बाय बड़े क्यू की वैल्यू ऊपर से उठा के डाल दो, व्हिच इज के बाय आर, तो कॉमन निकला, छोटा क्यू की वैल्यू है माइनस क्यू नॉट आर बाय आर माइनस प्लस क्यू नॉट, so that is k q naught by r into 1 minus r by r। ये आंसर आ गया? यस सर। चलो गुड है। ठीक है जी? तो ये कहानी हमने थिन शेल्स की कर ली। अभी फिलहाल यहाँ पे हमने कोई भी थिक शेल नहीं लिया, यहाँ पे सारे शेल्स कौन से थे? थिन शेल्स थे। तो थिन शेल्स में हम सारे रेडियस क्या लेते हैं, मतलब दोनों रेडियस इनर और आउटर क्या लेते हैं? सेम, एक ही शेल का, है ना? अब हम बात करते हैं थिक शेल्स की। थिक शेल्स का एक क्वेश्चन करते हैं, लिखा नहीं अभी? थिन शेल का एक क्वेश्चन और देता हूं तुम लोग को, ये अर्थिंग का नहीं है लेकिन क्वेश्चन करो। इस पे चार्ज दिया हुआ है, नहीं नहीं थिन नहीं है अभी भी, और बाहर वाले पे चार्ज है -3q, this is r and this is 2r। ठीक है? अब हमने इधर एक चीज करी, ये कनेक्टिंग की है,
क्या है? कनेक्टिंग की। इस कनेक्टिंग की को पहले ओपन है, इस कनेक्टिंग की को हमने कर दिया क्लोज। तो जैसे ही मैं क्लोज करूंगा इसको, तो व्हाट विल हैपन? फाइंड आउट द फाइनल चार्जेस। आपको क्वेश्चन है, when the key K is closed, find the final charges on both the shells. minus minus q और minus दोनों साइड पे माइनस क्यू Yes, sir. नहीं minus Q है माइनस क्यू तो है, -2 की भी नहीं है। सर सोच लो। सर ये मतलब कनेक्ट करने से होगा वही पूछा है, वही सेम क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ कि होगा क्या? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। चार इसके अंदर चार्जेस कहते हैं, हम नहीं चाहते, कर लो जो करना है। अरे तुक्के को मार रहे हो, सॉल्व कर लो, दिमाग लगा लो। हैं? मतलब कहने का क्या हुआ? -2 क्यों होता है 0 हैं? दृष्टि का एक आंसर है कि अंदर वाले पे 0 और बाहर वाले पे -2। ओके, बाकी लोग सही लग रहे हैं तो चार शास्त्र होगा भी कि नहीं लेट मी टेल यू द आंसर। नहीं सर लेट मी टेल के दृष्टि का सही है कि नहीं है, ये बता दूं? सही है। लग रहा है क्या? Because सर पहले तो वो जो शेल का उसके अंदर का कंडक्टर था वो एक एज इंसुलेटर एक्ट कर रहा था, उसको जाने नहीं दे रहा था बाहर। हमने की बना दिया, उसको बाहर भेजने का मौका दे दिया सरफेस पे, तो वो भाग जाएगा। तुमने बिल्कुल सही भगाया है चार्ज, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अंदर वाले सरफेस पे आएगा चार्ज 0, बाहर वाले पे। उधर भी किसी ने बताया नहीं था ये। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब एक तो यही, दूसरा मैथमेटिकली। लॉजिकली क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि चार्ज हमने किसी स्फीयर को दिया, अगर सॉलिड स्फीयर है, मतलब सॉलिड स्फीयर मतलब उसके अंदर भी मेटल है बाहर भी मेटल है, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाता है? सरफेस। ये वही केस है, इस स्फीयर के बाहर भी एक सरफेस है, अंदर का भी एक सरफेस है, तो जब चार्जेस ये कनेक्ट ही हो गए, मतलब एक ही स्फीयर बन गया वो, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा? बाहर। तो अंदर वाली स्फीयर पे आएगा 0, बाहर वाली स्फीयर पे आ जाएगा -2। हाँ क्या ना? दैट्स वेरी गुड ऑफ यू। दूसरा मेथड, इसको हम पोटेंशियल्स के साथ भी प्रूव कर लेंगे। चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक पोटेंशियल दोनों स्फीयर्स का क्या नहीं हो जाता, ओ यार सेम नहीं हो जाता, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा और पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। वी विल डू दैट। यहाँ पे पोटेंशियल है ना, पॉइंट है लेट्स से ए, पोटेंशियल यहाँ का पॉइंट है बी, तो हमें दोनों पोटेंशियल्स क्या करने हैं? सेम करने हैं। पोटेंशियल एट ए शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, है ना? हम मान लेते हैं, लेट करते हैं कि लेट फाइनल चार्ज ऑन ए इज Q, तो फाइनल चार्ज ऑन बी कितना हो जाएगा? देखो टोटल इनिशियल चार्ज कितना है? टोटल इनिशियल चार्ज कितना है? -2Q। अरे हाँ के ना, तो टोटल फाइनल चार्ज भी कितना होना चाहिए? तो -2Q
माइनस क्यू, इन दोनों को सम करना कितना आ गया, इन दोनों को सम करो, अभी फर्स्ट में आई थी ना, अब इन दोनों को सम करेंगे तो ये दोनों कटेंगे तो टोटल चार्ज कितना है -2q। देखो टोटल इनिशियल चार्जेस q minus 3q, it is -2q, and total final charge is q plus -2q minus q, it is -2q। तो चार्ज कंजर्वेशन लगा दी हमने। नाउ पोटेंशियल दोनों का हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B। पोटेंशियल एट A कितना होगा, इधर वाले के कारण k क्यूब है, नहीं k छोटा बड़ा r प्लस बाहर वाले के कारण k, इधर मैं माइनस लिख रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ उसका माइनस, k 2q प्लस q अपॉन 2r, अरे आगे ना, इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B k q के कारण, यार छोटे q के कारण, यस k क्यू बाय 2r, अरे हाँ के ना, अरे इधर फाइनल चार्ज हो गया q, इधर फाइनल चार्ज हो गया -2q माइनस q, हाँ के ना। तो इन चार्जेस के हिसाब से लिख रहा हूं मैं, ब्लू वाले चार्जेस के हिसाब से, माइनस k 2q प्लस q अपॉन 2r, यही है। इसमें से ये टर्म तो ऐसी उड़ गई, तो बची क्या, k क्यू बाय r इज इक्वल टू k क्यू बाय 2r, यही बची। अब इसमें से उड़ा मत देना, ये उड़ गई, ये उड़ गई, तो 1 इज इक्वल टू 1/2। मैथ की धज्जियां उड़ा दी। तो यहाँ पे ये नहीं है, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो k क्यू बाय r माइनस k क्यू बाय 2r इज इक्वल टू 0, आ गया ना। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरे पास क्या आएगा, k क्यू बाय 2r इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसमें से क्या 0 हो सकता है, सिर्फ q, देयरफॉर q इज 0। तो फाइनल चार्ज ऑन द इनसाइड स्फीयर इज 0, हाँ के ना। Therefore, q inside inner is 0 and q outer is -2q। बाकी दूसरा मेथड तो है ही, जो शॉर्टकट वाला है। हाँ, लॉजिकल को मैथ्स ने साथ में क्या कर दिया, मैथ्स फिजिक्स ने लॉजिक को भी सपोर्ट कर दिया, यानी कि फिजिक्स इज मिश्रण ऑफ लॉजिक एंड वो तो है ही शुरू से ही। तो इसको दूसरा मेथड वो भी लिख सकते हैं, सिंस बोथ आर कंडक्टिंग स्फीयर्स, therefore whole charge will go on the outer sphere after closing the key. Yes or no? Yes. चिपका लिया? अरे यार तुम लोग समय बहुत लगाते हो चिपकाने, 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड। अच्छा 1 सेकंड में तस्वीर का कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अब हम थिक शेल्स के लिए देखते हैं, ठीक है।
थिक शेल्स के लिए देखते हैं कैसा सवाल आता है। मान लो मेरे पास these are two concentric thick shells, मतलब ये शेल है, shaded portion will show the metal, नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसको हमें क्या करना है ध्यान देंगे पहले, ठीक है। फोटो तो बना रहे हो सारे। मान लो सेंटर पे भी एक चार्ज है, लेट्स से सेंटर पे चार्ज है Q, ठीक है। इस पे इनर जो शेल है उस पे चार्ज है लेट्स से 2Q, और आउटर जो शेल है उस पे चार्ज है 4Q, राइट। दीज आर द गिवन चार्जेस। अब इसमें हम फंडा ये लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज जीरो, आगे ना, इनसाइड द मेटल बॉडी ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। तो वो दो जगह हैं, तो दोनों येलो शेडेड है। येलो शेडेड पोर्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। क्वेश्चन आपको ये है, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन ये है फाइंड द चार्ज on all the surfaces of the shells, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा है find the electric fields at the points A, B, C, D, E। ये पॉइंट्स हैं A, B, C, D, E, यहाँ पे this is A, this is B, this is C, this is D and this is E। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन जब चिपका लिया बता देना, फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अब ध्यान देंगे, हम बनाएंगे पहला रूल, हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है मतलब कहां कहां पे चार्जेस फाइंड करने हैं, सारे के सारे सरफेसेस ऑफ दी शेल्स, हाँ के ना। और वो कौन कौन से सरफेसेस हैं, ना 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 ये सरफेस थोड़ी है। मैं दे रहा हूं, देखो यहाँ पे मान लो चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है लेट्स से Q2, यहाँ पे चार्ज है लेट्स से Q3 और यहाँ पे चार्ज है लेट्स से Q4। ये सरफेसेस पे चार्जेस, हाँ के ना। सेंटर पे चार्ज कितना बड़ा है Q, इस पे पूरे पे चार्ज कितना है 2Q, इस पे पूरे पे चार्ज कितना है 4Q, हाँ के ना। अब हमारा सबसे पहला स्टेप होगा गॉसियन सरफेस बनाना इनसाइड द मटेरियल ऑफ द, ठीक है जी। तो गॉसियन सरफेस कहां कहां बनेगी, एक तो यहां बनेगी, है? एक तो यहां बनेगी और एक यहां बनेगी। This is Gaussian surface
This is also Gaussian surface. Gaussian surface 1 and Gaussian surface 2. ठीक है, अब जरा बात करते हैं Gaussian surface 1 की पहले। तो Gaussian surface 1 की अगर बात करेंगे तो वहां पे गॉस लॉ लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q enclosed by epsilon naught. What is electric field there? Electric field तो zero है, so therefore zero is equal to what is Q enclosed? Q plus Q1. अरे Q plus Q1 है कि नहीं है? Is equal to epsilon naught. Therefore मैं बोल सकता हूँ Q1 plus Q is equal to zero. अरे yes or no? Yes sir. तो Q1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? माइनस Q. दिस इज फर्स्ट, Q1 आ गया मेरे पास, हाँ के ना? ऑल्सो तुम लोग नोट इसको ना बाद में कर लेना, इसकी रिकॉर्डिंग आज मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से नोट कर लेना चाहिए। ओके, फिलहाल देखते रहो, अभी ध्यान देंगे। Q1 कितना आया मेरे पास? माइनस Q आ गया, कितना आ गया? माइनस Q। ठीक है जी, उसके बाद मेरे पास आता है Q2 की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो टोटल चार्ज ऑन इनर शेल कितना है? 2Q है, हाँ के ना? तो दैट मींस आई कैन से Q1 प्लस Q2 कितना है? 2Q। तो यानी कि Q1 और Q1 कितना है? माइनस Q प्लस Q2 इज इक्वल टू 2Q। तो देयरफॉर Q2 कितना आ गया? 3Q। ये मेरे पास दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा गॉसियन सरफेस 2 पे, गॉसियन सरफेस 2 पे। तो गॉसियन सरफेस जब 2 लगाते हैं तो यही इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q enclosed upon epsilon naught and this has to be equal to 0 because electric field is 0. तो therefore Q enclosed जब कितना था? Q enclosed कितना है गॉसियन सरफेस 2 में बताओ? Q1 Q2 Q3, यानी कि Q प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। ये कितना है? 2Q। अरे Q1 प्लस Q2 तो सेंटर वाला है, ये कितना है? Q प्लस Q3 इज 0। तो देयरफॉर Q3 कितना आ गया? -3। ये भी आ गया मेरे पास। ऑल्सो जो आउटर शेल है उस पर टोटल चार्ज कितना है? तो Q3 प्लस Q4 कितना है? 4Q, यानी कि -3Q प्लस Q4 इज इक्वल टू 4Q। तो Q4 मेरे पास आ गया 7। और यहाँ के ना? क्या ये बात क्लियर है? तो मेरे पास सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गए। इसको अगर मैं लिखूं Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू, Q4 की वैल्यू, ऑल द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस आर हियर यूजिंग गॉस लॉ। और गॉसियन सरफेस कहां बनानी है? मेटल के अंदर। पहला स्टेप क्या है? मेटल के अंदर गॉसियन सरफेस बनाओ और फाइंड दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। कोई दिक्कत परेशानी? दूसरा पॉइंट है अपने को ABCDE, वहां पे सब पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर लेते हैं यूजिंग गॉस लॉ। टोटल चार्ज ऑन दैट शेल, ठीक है जी, Q1 प्लस Q2 जो उसका टोटल चार्ज है। अब Q3 प्लस Q4 है, 4Q है ना टोटल, दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट इज 4Q। अब हम बनाएंगे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है वहां पे क्या बनाते हैं? गॉसियन सरफेस। कहां? जहां पे, तो एक तो मुझे A पे फाइंड करना है तो A पे बनेगी गॉसियन सरफेस, एक B पे फाइंड करना है, एक मुझे बनाना है C पे, तो C पे बनेगी गॉसियन सरफेस, फिर D पे बनेगी और फिर E पे बनेगी। यहाँ के ना? तो सारी गॉसियन सरफेसेस हैं, यस और नो? मैं पूरी नहीं बना रहा, जरूरत नहीं। B और D पे सीधा 0 है, तो फाइंड नहीं करने की जरूरत, सीधा लिख देंगे। तो एट पॉइंट A
तो वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन, तो E इंटू 4 पाई आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मेरे पास क्या बोल सकता हूँ, E आ गया मेरे पास k क्यू बाय आर ए स्क्वायर, आगे ना। एट B, at B 0 है, electric field at B is 0. At C, close integration of E dot ds is equal to q enclosed upon epsilon naught. यानी कि E into 4 pi r c square is equal to, अब कितना चार्ज enclosed है C में, हाँ, एक तो सेंटर पे है, दूसरा इनर शेल पे है, that is q plus 2q upon epsilon naught। तो मेरे पास E आ गया कितना, तो EC आ गया मेरे पास k 3q by rc square, हाँ के ना। फिर at D कितना है, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड at D is 0। फिर at E, यहाँ पे आएगा E into 4 pi r e square is equal to, टोटल चार्ज कितना है, q plus 2q plus 4q divided by, which is 7q by epsilon naught। तो E at E कितना आ गया मेरे पास, k 7q by r। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इज द इक्वेशन सिंपल, थोड़ा पेशेंस के साथ करने वाला है। तो स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द गॉसियन सरफेसेस इनसाइड द मेटल, उससे सारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएंगी। जब चार्ज पता लग गए, फिर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पे बना दी गॉसियन सरफेस। इज दैट एवरीवन, इज दैट क्लियर? So this is all for today and for this chapter. This chapter is completed and your homework is, कल को we will discuss exercise 0 and 1 of part LN and परसों 0 and, ठीक है जी। I'll upload this recording and you can take the notes on your copy, right? That's it. Goodbye.